नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आवाज समाचार का 4:57 PM एडिशन, जहां होती है आपके लिए दिन भर की ताजा और अहम खबरें एक साथ, ताकि आप रहे इन्फॉर्म्ड और अपडेट चाय की चुस्कियों के साथ। चलिए हो जाए गर्मा गर्म हेडलाइंस। मिशन 2024 के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह बाहर, येदियुरप्पा की हुई एंट्री, फडणवीस को चुनाव कमेटी में मिली जगह। होटल और टूर ऑपरेटरों को मिलेगा आसान शर्तों पर 50,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज। 3 लाख तक का कृषि लोन पर बैंकों को 1.5% की राहत देगी सरकार। कैबिनेट के अहम फैसले। बाजार लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 418 पॉइंट चढ़कर 60,000 के पार, तो निफ्टी भी 119 अंक चढ़ा। सरकारी बैंकों के शेयरों में आज रही अच्छी तेजी। मिशन 2024 की तैयारी में केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 प्रोग्राम किया लॉन्च। फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, किसानों का दाम और महिलाओं को देंगे पूरा सम्मान। नीतीश के दागी कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बड़ा बवाल। विपक्ष ने पूछा सवाल, अपहरण के आरोपी ने कैसे ली शपथ, तो नीतीश बोले मामले की अभी जानकारी नहीं। पूरे देश में एक ही चार्जर के लिए सरकार बनाएगी 3 एक्सपर्ट ग्रुप। अगले 1 से 2 महीने में देंगे अपनी रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार के साथ। बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में फेरबदल किए हैं। संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल और BS येदियुरप्पा को बीजेपी ने बोर्ड में शामिल किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान से आने वाले ओम माथुर को भी चुनाव समिति में जगह दी गई है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के अध्यक्ष JP नड्डा होंगे। बता दें कि संसदीय बोर्ड की सबसे ताकतवर संस्था है पार्टी के तमाम बड़े फैसले इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। हमारे साथ संवाददाता मानव यादव जुड़ गए हैं। तो मानव, बीजेपी में इस फेरबदल का किस तरीके से हम देखें, उस पर उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या इसे हम 2024 की तैयारी के तौर पर देखें मानव? बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक संसदीय जो बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें मुख्यमंत्री उनके सदस्य होते थे। शिवराज सिंह चौहान रहे, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे उसके सदस्य रहे। तो एक परंपरा चली आ रही थी। अब ये परंपरा एक तरह से पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरा है और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको इस बोर्ड में क्यों ना रखा जाए। तो इसी सिलसिले को खत्म करते हुए शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से हटा दिया गया है। गडकरी, उन्होंने उनके मंत्रालय में उन्होंने बेशक बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और काफी अच्छे रोड बने हैं, उनको भी इस बोर्ड से हटाया गया है। BS येदियुरप्पा को लाया गया है, क्योंकि कर्नाटक के बड़े चेहरे हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी बीजेपी इसमें कर रही है। और तमाम ऐसे जो नेता जो जमीन पर चुनावों को लेकर काफी एक तरीके से रहे कि बीजेपी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम राज्यों में, चाहे देखिए भूपेंद्र यादव हो, उनको भी चुनाव समिति में जगह दी गई है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2024 की जो लड़ाई है उसको लेकर बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दी है। JP नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दोनों समिति और बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो इन नए लोगों को जगह दी गई है। शाहनवाज हुसैन जो 15 साल से इन समितियों में थे, उनको वहां से हटाया गया है। तो एक तरीके से जो पार्टी की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके भीतर ये बड़े बदलाव माने जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2024 के लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। बड़ी बात यह है, और कई लोगों को जो अगर पार्टी में बात करें तो पार्टी के कई लोग और सूत्र ये मानते हैं कि जब गडकरी को उस बोर्ड से हटाया गया तो ये काफी चौंकाने वाला फैसला उन लोगों को लगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को हटाया सिर्फ इसलिए गया क्योंकि अब पार्टी ने ये लाइन तय कर दी है कि मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य नहीं रखा जाएगा। जी मानव, बहुत शुक्रिया। तो ये बड़े फेरबदल संसदीय बोर्ड में बीजेपी के, और जैसा मानव बता रहे थे 2024 है निशाने पर या तैयारियां जिसकी चल रही है, और उसके तहत क्या क्या कारण रहे कि कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। तो चलिए, ये बात हो गई बीजेपी की। एक तरफ जहां बीजेपी 2024 के लिए पूरे जोर शोर से प्लानिंग में जुटी है, तो कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल पा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के 2
घंटे के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये चर्चा गर्म है कि आजाद बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि आजाद ने के करीबी ने साफ किया है कि वे फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में रहकर ही अपनी बात उठाते रहेंगे। दरअसल 73 साल के आजाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव पर फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बजाय 47 साल के फिकार रसूल वानी को यह जिम्मेदारी दे दी। तो आजाद गुलाम नबी आजाद को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई है। और अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। 2024 की चुनावी तैयारी में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए अपने मिशन के साथ अरविंद केजरीवाल भी तैयार हो गए हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए पंच प्रण गिनाए, तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का ऐलान कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें इस देश के 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस देश को नेताओं के भरोसे छोड़ेंगे तो हम और पिछड़ जाएंगे। केजरीवाल ने भी 5 काम गिनाए हैं जिन्हें करने से भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरी चीज हमें करनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। चौथी चीज, हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश के किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम, उनकी मजदूरी का पूरा दाम देना है, ताकि हर किसान का बेटा फक्र के साथ किसानी कर सके। तो केजरीवाल ने भी 5 पॉइंट्स गिना दिए हैं जिसमें देश को नंबर 1 बनाने की बात की है। तो देश को नंबर 1 बनाने के लिए पीएम मोदी और केजरीवाल में किसका प्लान है बेस्ट? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। मोदी वर्सेस केजरीवाल, किसका प्लान बेमिसाल? अब राजनीति की खबरें ही चल रही है तो रुक कर लेते हैं बिहार का, जहां पर नीतीश तेजस्वी सरकार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बवाल मच गया है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि आखिर अपहरण के आरोप में फरार चल रहे कार्तिकेय सिंह ने शपथ कैसे ले ली। सुशील मोदी ने तो सीधे सीधे आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया है। उनका कहना है कि नीतीश को सब मालूम था, इसके बाद भी उन्होंने कार्तिकेय को शपथ दिलवाई। बीजेपी ने मांग की है कि कानून मंत्री को बर्खास्त करने की मांग रखी है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश ने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं है और वो इस बात का पता लगाएंगे और फिर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्तिकेय पे नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए, और एकाएक ये क्या हो गया? क्यों हुआ? कैसे हुआ? तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। तो यहां कटघरे में दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। हम चलेंगे अपने सहयोगी शैलेंद्र कुमार के पास जो इस वक्त पटना में मौजूद है। शैलेंद्र, तो क्या देखें, कैसे देखें? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था, लेकिन गिरते हुए तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सब लोग उठा रहे हैं कि जो आदमी पेशी के लिए जा रहा था आपने उसे बुलाकर मंत्री पद की शपथ दिला दी। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल उठता है और उसमें भी विधि मंत्री बनाया गया है कार्तिकेय कुमार सिंह को। और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और कहीं ना कहीं सरकार पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या पहले इसकी जांच नहीं की गई थी कि जिसे हम मंत्री बना रहे हैं उस पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों की क्या फिलहाल स्थिति है। हालांकि कार्तिक सिंह के वकील ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो निर्दोष हैं, क्योंकि पुलिस ने जो फाइनल डायरी कोर्ट में सबमिट किया है उसमें उन्होंने निर्दोष बताया है। लेकिन दूसरी ओर न्यायालय के द्वारा उन पर सम्मन जारी किया गया, वारंट जारी किया गया है। हालांकि उनके वकील का यह भी दावा है कि उस वारंट पर भी स्टे लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुशासन की छवि की बात आती है और नीतीश कुमार की जब हम बात करें तो जीरो टॉलरेंस और तमाम चीज़ें
उसमें शामिल होती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे किसी व्यक्ति को आप मंत्री कैसे बना सकते हैं जिस पर कई मुकदमे दर्ज हों, वारंट जारी है, और क्या आपने इसकी पहले पड़ताल नहीं की? और देखिए, सबसे बड़ा मामला है कि जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड में बीजेपी अब खुलकर मैदान में सामने आ गई है और बीजेपी ने अपने बड़े जो चेहरे हैं, सुशील कुमार मोदी हों, रविशंकर प्रसाद हों, तो तमाम लोगों को मैदान में उतार दिया है। और कहीं ना कहीं अब सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक कार्तिकेय सिंह का मामला नहीं है, कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूरी सूची जारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है, कई मंत्रियों का नाम भी लिया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन की जो नई सरकार है, उस सरकार की मुश्किलें बिहार में फिलहाल बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव इस पर क्या जवाब देते हैं। जो जिन पर आरोप लगा, उनके वकील ने कह दिया कि वे निर्दोष हैं, लेकिन जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देना है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अभी तक जब ये उनसे सवाल पूछा गया, उसके बाद अभी तक नीतीश कुमार के पास भी पूरी जानकारी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा, आपने कहा कि नीतीश भी ये कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये पूरा मामला देखें तो 2014 का है। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक तो बीजेपी और नीतीश कुमार साथ ही थे, तब तो कोई कार्रवाई हुई नहीं कार्तिकेय सिंह पर। तो अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है, मामला पुराना है, तो एक पूरा गोल चक्कर हो गया। बिल्कुल, देखिए, बिहार की सियासत इस वक्त कहा जा सकता है पूरे गोल चक्कर नुमा ही दिखाई पड़ रही है। कल तक जो साथ थे आज नहीं है, कल तक जो दुश्मन थे आज दोस्त हो गए हैं अभी सियासत में। तो ऐसी परिस्थिति में ये इस तरीके के जो मामले हैं वो अब उठेंगे ही। और मैंने कहा कि ये एक मामला नहीं है, आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में कई मंत्रियों पर इस तरीके के मामले सामने आएंगे, क्योंकि अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अब सामने मैदान में उतर चुके हैं। और जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह के मामले में बीजेपी हमलावर है, कहा जा सकता है कि अब सरकार को इस वक्त फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं सूझ रहा। हालांकि इनके वकील और इनका जो पक्ष है वो अपने जगह पर है, वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, लेकिन जो वारंट जारी हुआ, वारंट पर जो स्टे का पेपर है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहा जा सकता है कि संशय अभी भी बरकरार है कि आखिर अब अगला कदम नीतीश कुमार का क्या होगा। क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा जब 2005 में सरकार बनी थी, उस वक्त भी ऐसे मामले सामने आए थे। उसके बाद मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में जब उन पर वो मामला जब समाप्त हुआ, तब फिर उन्हें मंत्री बनाया गया। जो अभी जीतन राम मांझी है, उन पर भी ये मामला हुआ था। तो ऐसे परिस्थिति में देखना होगा कि आगे अब नीतीश कुमार का निर्णय क्या होता है और क्या उनका कहना होता है, क्योंकि फिलहाल उन्होंने अभी इस पूरे मामले पर अनभिज्ञता जताई है। जी ठीक है, तो इन दिनों बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है और एक के बाद एक चीजें यहां पर ऐसी जिससे आपको लगे कि ये सब क्या, जैसा शैलेंद्र भी कह रहे थे कि गोल गोल चक्कर चल रहा है। अब देखते हैं ये गोल चक्कर कितना घूमता, कौन कौन इसके लपेट में आता। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, सभी तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़े, होटल और टूर ऑपरेटर्स को आसान शर्तों पर 50,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा, वो भी सस्ती दरों पर। यह फैसला लिया गया है आज। इसके अलावा कैबिनेट ने और भी कई अहम फैसले लिए हैं। डिटेल बताने के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि सरकार ने क्या ऐलान किए हैं। किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े, या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, ये सबवेंशन है जो बैंकों को मिलेगा, यानी किसानों को उसी दर पे लोन मिलता रहेगा, सस्ती ब्याज दर पे, जो कि उन्हें पहले मिला करता था। और इसके अलावा अब टूरिज्म सेक्टर के लिए भी काफी बड़ी रकम रखी गई है। क्या और डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है होटल, ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर के लिए। वो सेक्टर जो कि कोरोना के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर में था, लेकिन सरकार से अब तक इनको राहत नहीं मिली थी। अब चूंकि सारी व्यवस्थाएं वापस से पटरी पर लौट रही हैं, तो सरकार ने इस सेक्टर को वापस से पटरी पर आने के लिए आज 50,000 करोड़ रुपये के इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कर्ज या आसान शर्तों पर कर्ज देने का ऐलान किया है। इस होटल, ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर के जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं,
वाली कंपनियां हैं, टूर ऑपरेटर हैं, ट्रैवल ऑपरेटर हैं, छोटे छोटे होटल मालिक हैं, होटल हैं, उनको सरकार इमरजेंसी क्रेडिट देगी बगैर किसी गारंटी के, यानी वो बगैर किसी गारंटी के कर्ज ले सकेंगे और ये कर्ज जो है 50,000 करोड़ रुपए कुल मिलाकर सरकार देगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो आपको किसानों के लिए। दरअसल कोविड के टाइम में सरकार ने ये कहा था कि किसानों को हम सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएंगे। ये कर्ज उनको मुहैया कराएंगे 4% के ब्याज दर पर। चूंकि उस वक्त किसानों का जो कर्ज था वो 7% था, तो सरकार ने 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन का ऐलान किया था कि 3% बैंकों को सरकार देगी, बैंक 4% ही किसानों से चार्ज करे। धीरे धीरे ब्याज दरें कम होने लग गई। उसके बाद क्या हो कि 4% के पास आ गई तो सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन देना बंद कर दिया था। अब फिर से वापस ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई तो किसानों को 4% से ज़्यादा पर कर्ज ना मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह तय किया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। यानी बैंक किसानों को 4% पर ही कर्ज देंगे, लेकिन बैंक का लागत चूंकि ज़्यादा है तो सरकार वहाँ पर 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर बैंकों को देगी। तो बैंकों को इस इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर 34,856 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इस तरीके से परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सेस है उसका दायरा भी बढ़ाने का फैसला लिया है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। ये तमाम फैसले जो आज सरकार ने लिए, मेजॉरिटी में ये है कि सस्ते कर्ज की अवेलेबिलिटी चाहे किसान हो चाहे टूरिज्म सेक्टर हो। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में आज बुल्स का जोश काफी हाई है। वैसे ये लगातार 7वां दिन था जब बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी 5 अप्रैल के ऊपरी स्तर पर जा पहुंचे हैं। आज सेंसेक्स 418 पॉइंट चढ़ा और 60,000 के पार गया। इधर निफ्टी में भी 119 पॉइंट की तेजी रही और ये 17,000 और ऑलमोस्ट 18,000 को टच करता करता रह गया। 944 ये लेवल्स पे बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज शानदार तेजी दिखी। सुमित हमारे साथ है जो बताएंगे बाजार का हाल। तो सुमित, कहां एक्शन था सबसे ज्यादा? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज एएमसी स्पेस में खरीदारी थी। एचडीएफसी ग्रुप आज जोरदार तेजी में था। एचडीएफसी लाइफ 5% की तेजी में, अदानी पोर्ट 4.5% ऊपर, आयशर मोटर 4% ऊपर, बीपीसीएल करीब 3.5% की तेजी में। जी चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। बाजार को और डिटेल में आपसे जरूर बताएंगे, लेकिन बाजार में लगातार तेजी का आलम है। लगातार 7वां सेशन था जब बाजार शानदार तेजी दिखाने में कामयाब रहा और सेंसेक्स जैसा हमने कहा 60,000 के ऊपर गया है और ये अप्रैल के बाद से ही बढ़िया और शानदार लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। आगे बढ़ेंगे। जल्दी पूरे देश में एक ही तरह का मोबाइल चार्जर हो सकता है। इतना ही नहीं, गैजेट्स जैसे कि ईयरपॉड्स, स्मार्ट वॉचेस और टैबलेट्स के लिए भी एक ही तरह के चार्जर की बात हो रही है। इसके लिए आज कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक की है और उसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाने की बात सामने आई है। खबर पर और ज्यादा डिटेल के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, आज बैठक थी और अब वो बैठक कंप्लीट हो चुकी है। क्या अपडेट है वहां से? क्या पूरे देश में एक चार्जर का सपना या कहें कि हकीकत बनेगी ये बात? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जितने भी डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस हों, चाहे वो वेयरेबल्स हों, चाहे स्मार्ट वॉचेस हों या फिर टैबलेट्स हों, उनके लिए एक कॉमन चार्जर जो है वो लेकर के आ जाए और इसी चार्जर के जरिए सब लोग अपना काम जो है करें। और सरकार का ये एम है कि ई वेस्ट जो है वो कम से कम हो। तो इसको लेकर के सरकार ने स्टेक होल्डर के साथ बैठक जो है वो बुलाई थी। तो काफ़ी सारा डिस्कशन जो है इस बैठक के अंदर हुआ, लेकिन इस बैठक के अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो भी निकल करके आई। तो सरकार अब क्या करने वाली है, सरकार 3 एक्सपर्ट ग्रुप जो है बनाने की तैयारी कर रही है। ये एक्सपर्ट ग्रुप जो है पूरे मामले की स्टडी जो है वो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस डायरेक्शन में काम जो है वो किया जा सकता है। 1 से 2 इसी महीने एक्सपर्ट ग्रुप जो है नोटिफाई कर दिए जाएंगे और 1 से 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है देंगे और उनकी रिपोर्ट का आधार बनाते हुए सरकार इस डायरेक्शन के अंदर काम जो है वो करेगी। हो सकता है जल्दी ही आपको 1 से 2 चार्जर जो कॉमन चार्जर जो है वो पूरे देश में आपको देखने को जो है मिले और बाकी चार्जर जो है उनको रिडंडेंट जो है कर दिया जाए। तो असीम, यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो यूरोप है वहाँ पर ये पॉलिसी पहले से लागू हो चुकी है। तो अब वहाँ से क्या अपडेट है? क्या वहाँ पर अब सारी चीज़ों का एक ही चार्जर हो रहा है? देखिए, यूरोपियन कमीशन ने भी अपने स्टेक होल्डर के साथ बैठक की थी और उनको निर्देश दिए कि आप जो है कॉमन चार्जर जो है लेकर के आइए। वहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं या जो मोबाइल हैंडसेट निर्माता हैं या कंपनियां हैं, उनके बीच एक सहमति जो है बन गई है कि वो USB-C पोर्ट चार्जर जो है वो उसका अपनाएंगे और ये 2024 तक का उन्होंने एक टाइमलाइन जो है वो रखा है कि 2024 तक हम इस सारे जो भी नए डिवाइसेस जो है मार्केट में आएंगे उसमें USB-C चार्जर जो होगा। तो इसी की तर्ज पर भारत सरकार भी चाहती है कि जो भारत की कंपनियाँ हैं, जो हैंडसेट निर्माता कंपनी
कंपनियां वो भी एक कॉमन चार्जर जो है अपनाएं, जिससे कि ई वेस्ट जो है कम से कम हो और लोगों के पैसे की बचत हो, क्योंकि लोगों को हर बार नया चार्जर जो है ना खरीदना पड़े। जी शुक्रिया वसीम इस जानकारी के लिए। इधर एपिक फाउंडेशन के अजय चौधरी का कहना है कि एक बढ़िया प्रयास है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटने में मदद मिलेगी। तो सबसे पूछ रही है कि क्या करना चाहिए और सबके व्यूज़ लेके ही डिसीजन लेंगे सरकार को, क्योंकि असली कंसर्न जो है ना कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में, सरकार में, कि ई वेस्ट बहुत बड़ी इशू बन गई है और हमें एक लीडरशिप पोजीशन लेनी चाहिए वर्ल्ड में कि इंडिया कुछ अलग करे और इस तरह से हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है। गवर्नमेंट का जो व्यू है तो वो दूसरी बात है, पर गवर्नमेंट का ये व्यू है कि दे वांट टू लुक एट क्रिएटिंग सम स्टैंडर्ड्स इन चार्जर्स जिससे ई वेस्ट का कम हो। ऐसा होगा एक देश एक चार्जर का लक्ष्य पूरा कैसे बनेगा ये हकीकत, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी विस्तार से चर्चा। सबका चार्जर एक शाम 7:57 पर जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। अब एक राहत वाली खबर खासतौर पे मुंबई के लोगों के लिए, क्योंकि कल देर रात सीएनजी और पीएनजी के बढ़े हुए दामों से शहर को निजात मिल गई। मुंबई में सीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलो घटाए गए हैं तो पीएनजी के भाव में भी 4 रुपए प्रति किलो की कमी की गई है। इस कटौती के पीछे की वजह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ज्यादा गैस मिलना है। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही यही लगभग इन्हीं दाम के आसपास बढ़ोतरी की गई थी, जिससे पीएनजी और सीएनजी दोनों महंगे हो गए थे, लेकिन अब उसी अनुपात में इस बढ़ोतरी को वापस ले लिया गया है। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे 6 बजे फिर मुलाकात होगी। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ कंज्यूमर अड्डा में। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके पास भी ढेर सारे चार्जर्स होंगे, लेकिन आगे एक देश एक चार्जर की बात करेंगे। नमस्कार।